हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये क्या होगा? ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का तीसरा चैप्टर है। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। चैप्टर क्या होगा बच्चों? चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक नया चैप्टर है। इसमें का मोस्ट ऑफ द पार्ट, बहुत सारी चीजें आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आते हो, ठीक है, तो जानते भी हो इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को और पढ़ने का तरीका क्या होगा, ठीक है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो चलो बच्चों, इसमें क्या होगा? अब जैसे सबको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना होगा? हमको सबसे पहले करंट के बारे में पढ़ना होगा कि करंट क्या होता है, जो आप लोग 10th क्लास में जानते हो, बस थोड़ा सा, ठीक है। करंट क्या होता है और क्या उसके बाद जानेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट। इसके बाद क्या जानेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि करंट कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ करंट। देखो बच्चों, जो करंट होता है वो कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होता है। एक हम लोग क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे हम लोग एवरेज करंट, और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे ना, स्पीड, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको आज डिफाइन भी करेंगे कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ये सब आप लोग जानते हो, काइनेमेटिक्स में ये सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो इसी के साथ बेसिकली डायरेक्शन ऑफ भी करंट आएगा, ठीक है, कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग जानेंगे अच्छे से, तो ये करंट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या बच्चा पढ़ना है बच्चों हम लोग को? इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस बोलते किसको है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? रेसिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि जो हमारा रेसिस्टर है या रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, बेसिकली 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ सब किसी को याद होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों था, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्यों हमारा करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिकली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो वो सब जानना है। तो यहां पे जानेंगे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है, मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ, रेसिस्टिविटी या आप क्या जान जाओ, क्या लिख दे, रेसिस्टेंस, दोनों को देखेंगे, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा कलर कोड। कलर कोड ऑफ क्या? रेसिस्टेंस। कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जैसे आता है ना बच्चों, आप सबको अगर कोई देखा हो जनरली रेसिस्टेंस को, तो रेसिस्टेंस जो लगा होता है हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइनिंग होती है, कभी रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे आप लोग देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग का मतलब क्या है, ठीक है, तो वो लाइनिंग क्या होता है? रेसिस्टेंस के वैल्यू को बताता है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। क्लियर है? कितने ओम का रेसिस्टर है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसको कलर के थ्रू कैसे डिफाइन किया जाता है या कैसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि कलर कोड ऑफ क्या? कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ओम्स लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या? ओम्स लॉ। देखो बच्चों, ओम्स लॉ आप लोग सिर्फ स्केलर फॉर्म में पढ़े होंगे। स्केलर फॉर्म हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना है, कि ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म भी पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारा ओम्स लॉ कहां पे बेसिकली वैलिड नहीं होता है, कि उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ओम्स लॉ की। इसके बाद कहां जाएंगे बच्चों? हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। बच्चों इसके साथ एक और टर्म पढ़ लेना, ऊपर ही पढ़ लेना चाहे नीचे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोबिलिटी। एक और टर्म पढ़ना है करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी क्या होता है, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये सब पढ़ा जाएगा। इसका ओम्स लॉ से रिलेशन पढ़ा जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ से हम लोग कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रूव करते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ पे कैसे जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। इसके बाद कहाँ जाएंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग जाएंगे अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस अगला टॉपिक होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, आप सबको ही पढ़े हैं कि 2 कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक और ज्यादा पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आएगा। यानी कि अगला क्या जानेंगे हम लोग, अगला जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या जानना है, इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज। कॉम्बिनेशन में ही आ जाएगा एक तरह का, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर के लिए। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, अगला हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग बेसिकली कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करेंगे और होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है बच्चों, किरचॉफ्स का हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे। एक लॉ के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है आप लोगों को, केवीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। यहाँ पे दोनों लॉ को अच्छे से पढ़ा जाएगा, डिटेल में पढ़ा जाएगा कि केवीएल क्या होता है और केसीएल क्या होता है। यानी किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो केसीएल होता है, और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या होता है, केवीएल होता है। ठीक है, केवीएल और केसीएल के बारे में पढ़ना है, केवीएल और केसीएल क्या होता है। इसके बाद बच्चों को हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ, या बैटरी या सेल बोलो, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इसी के साथ लिख देना क्या, टर्मिनल वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि अगर हमारे पास बैटरी जो होता है, अगर उसको हम लोग क्या कर दे, उसको हम लोग कंबाइन कर दे, या सेल वगैरह को कंबाइन कर दे, तो क्या होगा, क्लियर है। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पे आएगा। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे आ जाएंगे। अगला क्या होगा, हमको मीटर ब्रिज पढ़ना है, कि मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ना है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो बेसिकली हमारा किस पे होगा, वो हमारा 12th के बाद का टॉपिक। हम बेसिकली 12th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इतना ही बोर्ड के सिलेबस में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर जो हम लोग चार्ज करते थे, डायरेक्ट क्या लिख देते थे कि हाँ एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है वी पोटेंशियल से, तो उसके पास क्या आ जाता था, चार्ज आता था प्लस सी इक्वल टू कितना, क्यू इक्वल टू कितना, सी इंटू वी। अरे हम लोग पढ़े हैं ना कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है सी, इसको किससे कनेक्ट कर दिए हैं, इसको एक पोटेंशियल वी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो इसके पास कितना चार्ज लिख देते थे, इसका क्यू कितना लिख देते थे, सी इंटू वी। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो चार्ज इसके पास आता है, कैपेसिटर के पास जो भी चार्ज आएगा वो सडनली चार्ज नहीं आता है, वो धीरे धीरे चार्ज होता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि किसी जनरल टाइम पे ये तो क्या हुआ, सफिशिएंट जब इसको लगा दिए चार्ज में, सफिशिएंट टाइम तक कनेक्ट करके रखें तो इसके पास चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब क्या देखना है हमको, अब देखना है कि अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल से, अब ये धीरे धीरे चार्ज होगा, तो किसी जनरल टाइम पे इस पे चार्ज कैसे होगा। ठीक है, या अगर कैपेसिटर को हम लोग छोड़ दें, यूज करें उसके चार्ज को, तो धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज रिड्यूस होगा। तो टाइम के साथ चार्ज कैसे कैपेसिटर पे इंक्रीज होता है और टाइम के साथ कैपेसिटर से कैसे चार्ज रिड्यूस हो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसी को क्या पढ़ना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों इसका आखिरी जो लेक्चर होगा या आखिरी जो टॉपिक होगा वो किस पे आएगा, उस पे आएगा कैपेसिटर विथ रेसिस्टर, चाहे आरसी सर्किट, यहाँ पे लिख दो आरसी सर्किट।
आरसी का मतलब क्या होगा बच्चों? आरसी का मतलब क्या हुआ? आर मतलब क्या? रेसिस्टेंस, और सी मतलब क्या? कैपेसिटेंस, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े। ठीक है, तो अगर रेसिस्टेंस, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हमारे पास जो बेसिकली क्या हो, हमेशा जो हमारे पास सर्किट हो उसमें सिर्फ या तो रेसिस्टेंस हो या फिर क्या हो, कैपेसिटर हो। ये भी हो सकता है कि रेसिस्टर भी हो और उसके साथ साथ क्या कनेक्टेड हो, कैपेसिटर भी हो। ठीक है, तो वैसे सर्किट को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है या क्या प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से लिखो। ये क्या हुआ? ये हमारा सिलेबस हुआ किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। वीडियो को रोक करके जल्दी से लिखना शुरू करो, इसके बाद हम लोग करंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिखो। डन हो गया बच्चों? रब कर दे। चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज? सिर्फ करंट के बारे में जानना है, करंट के बारे में जानेंगे और करंट पे सिर्फ छोटा छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से बेसिकली हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले एक और बात जान जाओ कि ये बताओ, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, याद करो 11th में, ऐसे जानना जरूरी भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? क्लासिकल फिजिक्स याद है ना, कि जब हम लोग फिजिक्स को डिवाइड किए थे दो पार्ट में। एक क्या होता था मॉडर्न फिजिक्स, एक क्या होता था क्लासिकल फिजिक्स, या क्या बोलते थे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स था वो फर्दर डिवाइडेड था मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक, ये सब याद है ना आप लोगों को, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको हम लोग कितने टाइप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। कैपेसिटर तक हमारा क्या था? चार्ज को हम लोग फिक्स करके चल रहे थे, यानी कि चार्ज का मोमेंट नहीं था। यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे जो हमारा चार्ज था वो चार्ज कहाँ पे था? चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब क्या शुरू करने वाले हम लोग बच्चों? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या शुरू होगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर तुम फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा मैग्नेटिज्म का सेक्शन और एक क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? जो चार्ज होता है वो क्या करता है? मूव करता है, बट विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड। ये कौन से चैप्टर में? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा? इसमें चार्ज मूव करेगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा, यानी किसका सेक्शन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे वो किसके साथ होगा? विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा बच्चों? कि यहाँ पे चार्ज पे लगने वाला जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि चार्ज के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। चार्ज का स्पीड क्या रहेगा? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। अगला क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में चार्ज क्या होगा? मैग्नेटिज्म में चार्ज का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी या तो क्या होगा? वो वेरिएबल स्पीड वाला मोशन होगा, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर उसको एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ा जाएगा आगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ा जाएगा तब इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट करने के टाइम, तो एक क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टेट, यानी यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट पे। एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे चार्ज मूव करेगा। अगर इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पे चार्ज मूव करेगा, लेकिन चार्ज कैसे मूव करेगा? विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। मैग्नेटिज्म वगैरह में क्या होगा कि विथ कांस्टेंट स्पीड भी मूव कर सकता है, एक्सीलरेटेड मोशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों? कि यहाँ पे जो चार्ज का मोशन होगा वो मोशन क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड के थ्रू मोशन होगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन होगा। ठीक है बच्चों, रब कर इसको। हमको क्या स्टार्ट करना था? हमको करंट स्टार्ट करना था।
कि करंट क्या होता है, तो आप सब कोई पढ़े हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वही है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन लिखना चाहें किसका बच्चों, करंट का, तो करंट का डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट को डिफाइन करना होगा। तो आप सब कोई 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो या उसके पहले भी पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड करंट। अगर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, यानी क्या होगा कि मान लो कोई हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मान लो एरिया है, एक छोटा सा एरिया हुआ, ठीक है। अब इस एरिया से कैसे चार्ज का फ्लो होगा, इस एरिया से पर्टिकुलरली अगर मान लो हम यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक रिंग ले लिए, ऐसा एक रिंग ले लिए, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो गए। अब हम क्या देखेंगे कि इस रिंग के थ्रू कैसे चार्ज जा रहा है, टाइम के साथ चार्ज कैसे जा रहा है, टाइम के साथ चार्ज इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या जाने का रेट क्या है। तो वो चार्ज का जो फ्लो होगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट को अगर डिफाइन करना होगा तो करंट क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज क्या, कॉल्ड करंट। यानी कि चार्ज के फ्लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही समझो, काफी है, सफिशियंट है। क्लियर हुआ। करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज के फ्लो होने का रेट होता है, यानी किस रेट के साथ हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, इसको मिटा दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा करंट हो गया। अच्छा ये बताओ टाइप ऑफ करंट क्या होगा। अगर यहां से हम पूछें, यहां से अगर आपसे पूछे कि बताइए कितने टाइप का करंट होता है, टाइप्स ऑफ करंट, तो क्या होगा बच्चों, टाइप ऑफ करंट। अभी क्या बताया, समझो ध्यान से कि ये क्रॉस सेक्शन है, यहां पे किसी आदमी को बैठा दिए, यहां पे क्या होगा कि यहां पे अगर लगातार मान लो क्या होगा, यहां पे लगातार चार्ज इससे पास कर रहा है, तो अगर क्या होगा, अगर इसे किसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम में पूछे कि मान लो कि अभी कितना है, अभी 9:30 हो रहा है, ठीक है, और कब पूछे कि बताइए 10:05 तक इससे कितना चार्ज गया, या चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या हुआ, या कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एवरेज करंट बोलेंगे। यानी किसी बहुत बड़े टाइम इंटरवल में या किसी टाइम इंटरवल में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको एवरेज करंट बोलते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर बोला जाए कि ये बताइए 9:45 और 10 सेकेंड पे इससे कितना चार्ज का फ्लो हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो उस करंट को, उस बेसिकली उस करंट को, सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस करंट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसा हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ टाइप्स ऑफ करंट में अगर हमको लिखना होगा तो करंट कितना टाइप का होगा बच्चों, तो अगर लिखना होगा तो करंट 2 टाइप का। पहला क्या लिखेंगे बच्चों, पहला लिखेंगे एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट टोटल चार्ज फ्लो या टोटल चार्ज डिवाइडेड क्या हो जाएगा, टाइम, जितना टाइम, टोटल टाइम। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा टी। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिखो एवरेज करंट, या ऊपर भी ऐसे लिख सकते हो, एवरेज करंट कितना हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा टी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एवरेज करंट का फॉर्मूला। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते थे, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा टी, कुल डिस्टेंस बाय कितना, कुल टाइम। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज करंट। वैसे ही क्या लिख सकते हैं बच्चों, वैसे ही अगर हम लोग लिखना चाहें क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे, किसी यूनिट टाइम में, और यूनिट टाइम में क्या हो गया, या स्मॉल टाइम में
क्या हो जाएगा, छोटा करंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे dq, और कितने टाइम में, छोटे टाइम में तो क्या बोलेंगे dt। यानी कि अगर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखना हो कि I इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे dq डिवाइडेड बाय कितना dt। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा I इंस्टेंटेनियस हो गया। यानी इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो गया dq बाई dt, और एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या हो गया डेल्टा q बाई डेल्टा t। ठीक है, करंट क्या होता है ये पता है, करंट क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड क्या करंट। करंट कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक क्या होगा, एक होगा हमारा एवरेज करंट, और एक क्या होगा, एक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होगा बच्चों, एवरेज करंट वो होगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी टाइम इंटरवल में जितना चार्ज का फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको एवरेज करंट बोलेंगे। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितना चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि 10 सेकंड में, 10वें सेकंड पे, 8वें सेकंड पे, 5वें सेकंड पे जो चार्ज उससे पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे बेसिकली जो चार्ज पास करेगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा करंट हुआ, टाइप ऑफ करंट हुआ। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर यहां से हम इसका यूनिट और डायमेंशन पूछे तो क्या यूनिट और डायमेंशन आप लोग बता सकते हो, तो इसमें तो इसका यूनिट डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, वो फंडामेंटल बेसिकली यूनिट होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन दोनों हम लोग याद किए थे। ठीक है, नहीं तो अगर लिखना चाहते हो तो चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगा, रब कर दे, इसको रब कर दे। यानी कि अगर इसका यूनिट और डायमेंशन लिखना चाहते हो तो हमको पता है कि करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होगा SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या होगा एम्पियर, हम सबको पता है। नहीं तो क्या लिख सकते हो तुम, कूलम बाई क्या, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। ठीक है, बेसिकली एम्पियर से करंट से क्या आता है, चार्ज आता है, तो ऐसे लिखो कूलम पर सेकंड लिखो, या फिर क्या लिख दो, या फिर एम्पियर लिखो। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा बच्चों, हमको डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, या तो ए लिखेंगे और क्या लिखते हैं आई, या तो ए से डिनोट करो या फिर किस चीज से डिनोट करो, आई से डिनोट करो। क्लियर है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन ए लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्लियर है, अब ये बताओ ये स्केलर है कि वेक्टर है, सोच के बताओ, ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो करंट के पास क्या होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा। अच्छा ये बताओ बच्चों, वेक्टर होने के लिए क्या क्या होता है, वेक्टर का डिफिनेशन हम सबको पता है, क्या होता है, क्या बताया था डिफिनेशन, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा होता है कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है 10 यूनिट इधर और एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है 5 यूनिट इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है 10 यूनिट इधर और 5 यूनिट, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या दोनों टाइम इसका रिजल्टेंट सेम रहेगा, इसका रिजल्टेंट सेम नहीं रहेगा। निकाले ना, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, रूट अंडर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab क्या cos थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे आर चेंज होगा। क्या ऐसा करंट के केस में होता है, अगर एज्यूम करो कि इस वायर में कितना है, इस वायर में ऐसे मान लो 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से एक वायर है, इस वायर में कितना, इस वायर में 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये आगे वाले वायर में कितना करंट जाएगा, हम लोग क्या लिखते हैं 15 एम्पियर करंट जाएगा। क्या ये वैल्यू इस एंगल पे डिपेंड करेगा, अगर तार को ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे वायर कैसे है, ऐसे है, यहाँ से फिर 10 एम्पियर, इधर से कितना 5 एम्पियर, और आगे जो जाएगा तो क्या अब दूसरा कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, सेम करंट जाएगा, यानी फिर कितना जाएगा 15 एम्पियर करंट जाएगा। यानी कि ये क्या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ हम किससे डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, इसके पास तो डायरेक्शन भी है।
देखो बच्चों, तो अगर हम लोग अच्छे से जाने या अच्छे से समझे तो हम लोग पढ़े थे ना कि एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। 11th क्लास में पढ़ाए थे हम। एक क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। वो क्या होता है, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। वो रैंक पे डिपेंड करता है कि कब वेक्टर की तरह बिहेव करेगा और कब स्केलर की तरह बिहेव करेगा। उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, समझ जाओ ध्यान से, अगर किसी ये बात समझ जाना कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा टेंसर क्वांटिटी। जैसे पूछ लिया जाए कि करंट इज, पहला ऑप्शन है आपको स्केलर क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन है टेंसर क्वांटिटी, चौथा कुछ और ऑप्शन दिया है। तो वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे, वहां पे हम लोग टेंसर क्वांटिटी ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको बोर्ड में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप स्केलर क्वांटिटी लिख के आओगे। क्योंकि यहां पे जो करंट पढ़ना है वो सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, स्केलर की तरह बिहेव करेगा। या स्केलर होता ही है, हम ये समझो कि स्केलर ही होता है, स्केलर ही है। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे कि करंट क्या होगा, करंट इज क्या, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग यहां पे क्या पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेंसर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर नहीं होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, ये हो गया। लेकिन यहां पे बच्चों इसका डायरेक्शन तो बता सकते हैं ना, करंट का डायरेक्शन किधर होगा। अगर हम बात पूछे कि करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कौन सी डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो ये बताओ बच्चों, आई बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। या इससे नहीं भी जानना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा वही क्या होगा, वही करंट का फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर चार्ज मतलब, तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया है, तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा वही क्या होगा, वही हमारे करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा। लेकिन बच्चों आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि सॉल्यूशन वगैरह में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो होता है, निगेटिव चार्ज का भी फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि निगेटिव चार्ज अगर है तो उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कि जो निगेटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होता है वही क्या हुआ, जो निगेटिव चार्ज के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ सॉलिड के अंदर करंट पढ़ना है अभी के लिए। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें उसके अंदर पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ऐसे करंट का फ्लो होगा, ठीक है। सेल वगैरह का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। पूछ के एक बार पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं पढ़ना है आप लोगों को केमिस्ट्री में तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ लें, ठीक है, कि उसका मैकेनिज्म वगैरह क्या होता है। अभी क्या समझेंगे, अभी हम लोग ये समझेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा। और चार्ज का फ्लो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। हम लोग को सॉलिड के अंदर पढ़ना है, सॉलिड के अंदर सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है, क्या मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे कि निगेटिव चार्ज के फ्लो के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन लिखना तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज का बात होगा तो निगेटिव चार्ज के फ्लो के क्या, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों, ठीक हुआ, फील हुआ, सॉरी फील हुआ। इसको मिटा दें। इसके बाद थोड़ा सा एक दो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा नहीं बेसिकली छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा फील कराने के लिए रब कर दें, हो गया। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स वगैरह में कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक बेसिकली बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार पूछा है बोर्ड में। बोला है क्या कि इफ Q इज इक्वल टू कितना दिया है, Q इज इक्वल टू हमको दिया है t² प्लस कितना 2t+1, ठीक है। किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो हमारा चार्ज है वो कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे पास कर रहा है, Q बराबर कितना t²
प्लस 2t+1, यानी कि ये टाइम के साथ क्या होगा, चार्ज चेंज होगा। यानी कि देखो ना, मान लो क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो हमको बताया गया है कि चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, हमको दिया है Q बराबर कैसे, t² + 2t+1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, जिस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा था, जिस क्रॉस सेक्शन से ये चार्ज पास कर रहा था, तो अगर यहाँ पे देखिए टाइम रोक दे कि 2 इक्वल टू कितना, t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना यहां से करंट फ्लो किया। ठीक है, ये पूछा है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होता है, अभी बताए थे। यानी क्या पूछा है कि इंस्टेंटेनियस करंट बताना है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर कितना, 2 सेकेंड। दूसरा क्या पूछा है, एवरेज करंट, आई एवरेज, ऐसे डिनोट कर देते हैं, आई एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड, यानी t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच कितना करंट का फ्लो हुआ, एवरेज करंट बताना है। जल्दी से बताओ, जैसा हम लोग 11th क्लास में निकाले हैं स्पीड वेलोसिटी, वैसे ही बनेगा, जल्दी से निकालो। हो गया, चलो निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या पूछा हमको, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं क्या बच्चों कि आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dq डिवाइडेड बाय कितना, dt। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dq बाई dt। q हमको दिया है, उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। अब dq का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो q का वैल्यू कितना है, dt² डिवाइडेड बाई कितना, dt, अलग अलग कर लो, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, dt डिवाइडेड बाई dt, प्लस 1 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, d1 बाई कितना, dt। अब डिफरेंशिएट करो तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आई इंस्टेंटेनियस क्या मिल जाएगा, इसका कितना होगा, t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2t, ये कितना हो जाएगा, dt कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, यानी कितना हो जाएगा 2t+2। ये हमारा क्या हो गया, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब ऐसे करंट हमारा चेंज होगा टाइम के साथ, तो हमसे क्या पूछा है कि कितने सेकंड पे बता देना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट t बराबर कितना, एट t बराबर 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस कितना 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। यानी करंट कितना होगा 6 एम्पियर, कब, एट t बराबर कितना, एट t बराबर 2 सेकेंड। यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर उस हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो कितना करंट का फ्लो होगा, 8 एम्पियर करंट का फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या पूछा हमको, अब एवरेज करंट पूछा है, दूसरा, ये पहला हो गया। अब क्या पूछा है दूसरा, अच्छा एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई जो एवरेज होता है वो कितना होता है बच्चों, डेल्टा क्यू बाई कितना, डेल्टा टी, यानी क्या हो जाएगा, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा टी। यानी फाइनल चार्ज कब बच्चों कि t बराबर 4 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो किया, और t बराबर 0 पे कितना फ्लो किया था, दोनों को माइनस करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, t से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालो कि t बराबर 4 सेकंड पे। अब q हमको क्या दिया बच्चों, चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, हमको दिया हुआ है q इक्वल टू कितना है, t² प्लस कितना 2t प्लस क्या हो जाएगा 1, कब t इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो क्या लिखेंगे कि इसको बोल दो q फाइनल एट t बराबर कितना 4, क्या हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लिख दे 25 कूलम। यानी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हो चुका था, 25 कूलम चार्ज फ्लो हो चुका था। अब कब निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे एट t बराबर 0, जिसको क्या बोलेंगे इनिशियली, कि इनिशियली कितना फ्लो हो चुका था, तो लिख दो t स्क्वायर का यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कितना हो गया था 1 कूलम। अब लिखो यहां से, यानी कि आई एवरेज जो है वो क्या हो गया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्यू फाइनल कितना हो गया बच्चों 25, क्यू इनिशियल कितना हो गया 1, और डेल्टा टी कितना टाइम हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4,
यानी कि आई एवरेज कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, यानी कि एवरेज करंट कितना हो गया 6 एम्पियर। देखो ये कोई इंसिडेंस है कि आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज का वैल्यू सेम हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज का वैल्यू सेम होगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, कैसे निकाल सकते पता है ना, कैसे निकालेंगे ये देख लेना, ये फॉर्मूला इसका बहुत यूज होने वाला है आगे चल के भी, ये वाला फॉर्मूला कि आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है dq/dt। ठीक है, ऐसे हम लोग एवरेज करंट भी निकालेंगे और आरएमएस करंट वगैरह निकालेंगे कहाँ पे, एसी में। जल्दी से लिखो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से लिखो। रब कर दे बच्चों, रब कर दें, चलो। अच्छा ये बताओ, अगर हमको ये दे दे, हमको ये दे दे कि इफ करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन आई इज इक्वल टू कितना, डायरेक्ट लिखो टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाए टी स्क्वायर प्लस 4 एम्पियर, यानी किसी क्रॉस सेक्शन से जो हमारा करंट है उसका वैल्यू कैसे दिया हुआ है, जो करंट पास हो रहा है कैसे दिया, आई इज इक्वल टू कितना टी स्क्वायर प्लस 4, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कौन सा करंट है, ये जाना जरूरी है। अच्छा बताओ, ये समझो, ये इंस्टेंटेनियस करंट है कि एवरेज करंट है, ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटेनियस करंट है। अरे यार जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करो, 0 पे कितना करंट होगा 4 एम्पियर, t इक्वल टू 1 पे कितना करंट होगा 5 एम्पियर, 2 पे कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, 3 पे कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा करंट का वैल्यू चेंज होगा। यानी कौन सा करंट है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है। तो हमको दिया क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शन से जो करंट है वो कैसे है, आई इक्वल टू कितना टी स्क्वायर प्लस 4। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बच्चों कि फाइंड द यहां पे देखो, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन from t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कितना 2 सेकेंड। यानी कि ऐसे एक क्रॉस सेक्शन से जो करंट चेंज हो रहा है या करंट बेसिकली फ्लो हो रहा है वो कैसे दिया हुआ है कि i इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि ये बताइए कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर अगर 2 सेकेंड का एक टाइम इंटरवल लेते हैं तो बेसिकली करंट अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो हमको ये पूछा है कि बताइए कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, कितना चार्ज यहां से पास हुआ होगा, तो निकाल सकते हैं। जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। कैसे निकलेगा बच्चों, चलो निकाल लेते हैं, हमको चार्ज निकालना है। अच्छा ये बताओ, ये सबसे पहले जो करंट दिया है कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी बच्चों हमको इंस्टेंटेनियस करंट दिया है कितना टी स्क्वायर प्लस कितना 4। अब हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है dq बाई कितना dt। अब तो बस हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो बस क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, एक टी है टी स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों dt। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक बच्चों, हमको चार्ज निकालना है तो 0 से q तक, और टाइम क्या दिया हुआ है 0 से क्या 2 तक। तो dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, हमको पता है q, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू डी टी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो u इंटू वी से, ये 0 से 2, ये भी कितना 0 से 2। तो यहां से चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों टी क्यू डिवाइडेड बाई कितना 3, कहां से कहां तक 0 से लेकर 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4t 0 से लेकर कहां तक 2। यानी कि यहाँ पे अगर चार्ज लिखे तो q कितना हो जाएगा, जो चार्ज हो गया वो हो गया 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना 3 माइनस 0,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 यानी 8 माइनस कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 अब प्लस कितना 8 यानी कितना हो गया 8 प्लस कितना 24 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 32/3 यानी चार्ज कितना गया 32/3 कूलम, ये हमारा चार्ज गया। ठीक है, अगर पूछे रिवर्स पूछे कि हाँ उस क्रॉस सेक्शन से t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 3 कूलम चार्ज फ्लो किया होगा। देखो बच्चों क्या पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे। अगर सॉलिड का बात कर रहे हैं तो सॉलिड में चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। अब ये बताओ बोला जाए कि यहाँ पे कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ से कितना चार्ज गया है 32/3 कूलम चार्ज गया है, तो ये चार्ज जो होगा वो क्या चीज के फ्लो होने की वजह से फ्लो किया होगा, चार्ज बेसिकली जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से की वजह से ना चार्ज का फ्लो हुआ होगा। तो हमसे पूछ जाए कि बताइए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, तो निकाल सकते हैं क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। क्वेश्चन समझ में आया, हमको दिया है कि किसी क्रॉस सेक्शन से इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो बोला है कि t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो हम निकाल लिए कि कितना चार्ज हो गया बच्चों 32 डिवाइडेड बाई 3 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। अब ये बताओ जो चार्ज फ्लो कर रहा है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन गया होगा फ्लो करके, ये भी तो बता सकते हैं। ये कैसे आएगा, बस इसके बाद लिख देना, अगर यहां से पूछ दे एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो क्या लिखेंगे, चार्ज निकाल लिए बच्चों। हम लोग बहुत पहले फॉर्मूला पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होगा Ne, अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज किससे बना होगा इलेक्ट्रॉन से बना होगा, तो Ne, तो यहां से नंबर निकालना है, तो N बराबर कितना हो जाएगा Q/E, Q कितना दिया बच्चों 32/3 और E कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -90। ठीक है, यहां से N का वैल्यू निकाल लेना, इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा। देखो बच्चों ये पूछा हुआ है एक दो बार, बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा हुआ है। क्या बोला है कि हमको दे देता है कि I बराबर कितना है 1 एम्पियर, कि किसी क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, तो बताइए कि t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में उस क्रॉस सेक्शन से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा पास करेगा, तो क्या लिख सकते हैं वहीं I बराबर कितना हो जाएगा dq/dt, या फिर यहाँ पे तो कांस्टेंट करंट है तो डायरेक्ट I बराबर कितना लिख देंगे q/t, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा IT, या यहां से भी करोगे I इक्वल टू dq/dt, तो dq बराबर कितना हो जाएगा I इंटू dt, I1 है dt इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा t कितना दिया 1 सेकेंड, यानी कि डायरेक्ट I का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी Q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 कूलम आ जाएगा। हमसे पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो फिर Q बराबर कितना Ne, तो N बराबर कितना हो जाएगा Q/E, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19, तो वहां से क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझो कैसे निकाले, यानी कि अगर हमको करंट दिया है और चार्ज पूछा है तो वो भी निकाल सकते हैं, चार्ज पूछा है करंट निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, अगर करंट दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है निकालने के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। चार्ज निकाल लो और चार्ज निकालने के बाद Q बराबर कितना Ne लगा दो और वहां से क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, कुछ बच्चों का पेपर रह गया है जिसका पेपर चेक नहीं हुआ है, ठीक है, वो बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में चेक करके भेज देंगे, क्योंकि बच्चों मोबाइल वगैरह से चेक करने में, जो फिजिकल चेक करना पेपर ऐसे मोबाइल वगैरह से चेक करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।